1912 ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से रवाना हुआ अनसिंकेबल कहे जाने वाला टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा भी पूरा नहीं कर पाता और अपने सफर के 5वें ही दिन 15 अप्रैल साल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर समंदर में डूब जाता है। टाइटैनिक अपने साथ अपने ऊपर सवार 2000 से भी ज्यादा पैसेंजर्स को ले डूबता है। पूरी दुनिया जहां सबसे बड़े अनसिंकेबल शिप की तबाही और हजारों लोगों के मौत के सदमे में थी, तो वहीं ओशियन खोजकर्ता समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक को खोजने के लिए दिन रात एक कर रहे थे। लेकिन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में टाइटैनिक इस कदर छिप गया था कि टाइटैनिक को खोजने के लिए एक के बाद एक करके कई सर्च ऑपरेशन फेल होते चले गए। 1980 तक आते आते जहां कई खोजकर्ताओं ने टाइटैनिक को खोजने से अपने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन वहीं ओशियनोग्राफर डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड टाइटैनिक को खोजने का प्रयास अब भी कर रहे थे। वैसे तो रॉबर्ट ने टाइटैनिक को ढूंढने का कई प्रयास पहले भी कर चुके थे, पर उनका प्रयास भी बाकी खोजकर्ताओं की तरह असफल ही रहा था। लेकिन फिर भी वो अपने इस मिशन में डटे रहे। इसीलिए रॉबर्ट ने 1982 में यूएस नेवी को अपने साथ लेकर इस खोज को और भी तेज कर दिए। आखिरकार रॉबर्ट और उनकी टीम की सालों की मेहनत रंग लाई और टाइटैनिक को 1985 में ढूंढ लिया गया। डूबने के 73 साल बाद जब टाइटैनिक पहली बार इस दुनिया की नजरों में आया तो देखने वालों के होश उड़ गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर टाइटैनिक को ढूंढने में 70 सालों से भी ज्यादा का वक्त क्यों लग गया और आखिरकार रॉबर्ट बेलार्ड ने टाइटैनिक को ढूंढ कैसे लिया। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। 400 miles off the coast of Newfoundland, the great ship went down after striking an iceberg. Never a trace was found. The mighty ship went down in less than 3 hours. More than 1,500 people died. Only 713 survived. It took researchers decades to find the doomed ocean liner. Scientists have even seen the iceberg damage that doomed the Titanic. It's so huge that in the gloom, cameras can only ever show us tantalizing snapshots of the decaying ship, never the whole thing. Just could not believe that this magnificent ship, which is the most magnificent ship in this day, could actually sink. 1912 में टाइटैनिक के डूबने के तुरंत बाद से ही इसे ढूंढने का प्रयास शुरू हो गया था। दरअसल रिसर्चर्स टाइटैनिक को ढूंढ निकालने को लेकर इसलिए भी उम्मीद में थे क्योंकि टाइटैनिक ने डूबने से पहले कारपेथिया शिप को अपने लोकेशन के सिग्नल भेजे थे। उसके जरिए ही टाइटैनिक के लोकेशन कोऑर्डिनेट्स कारपेथिया शिप के पास थे और उन्हीं को फॉलो करते हुए कारपेथिया शिप ने टाइटैनिक के डूबते वक्त 700 से भी ज्यादा पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया था। इसीलिए सभी को विश्वास था कि डिस्ट्रेस सिग्नल से मिले कोऑर्डिनेट्स से टाइटैनिक को ढूंढा जा सकता है। लेकिन लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कारपेथिया शिप को डिस्ट्रेस सिग्नल टाइटैनिक के डूबने से 2 घंटे पहले मिला था और साथ ही अटलांटिक ओशन के उस एरिया में रहकर इतने बड़े मिशन को कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि उस एरिया का वेदर कंडीशन हमेशा खराब होता है। दूसरी बात यह थी कि उस समय इतने एडवांस टूल का इन्वेंशन नहीं हुआ था कि हजारों किलोमीटर के समुद्र में टाइटैनिक के मलबे को ढूंढा जा सके। लेकिन फिर भी कुछ लोग टाइटैनिक को ढूंढ निकालने की कोशिश में लगे थे। सालों 10 साल बीते गए और एक के बाद एक करके कई चोरी सामने आती गई, लेकिन सुझाया हुआ हर एक तरीका बस हवाई बातें ही थी। टाइटैनिक के डूबने के 41 सालों के बाद जुलाई 1953 में टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने का एक सीरियस अटेम्प्ट रेडिसन बिजली द्वारा किया जाता है। टाइटैनिक को ढूंढने के लिए इस कंपनी के द्वारा टाइटैनिक की लोकेशन पर पानी में कई धमाके किए जाते हैं, जिससे समुद्र के अंदर एको क्रिएट हो और सोनार की मदद से एको प्रोफाइल को रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन लाखों प्रयासों के बाद भी 1953 और 1954 तक कुछ भी हासिल नहीं होता। लाखों प्रयासों और हजारों असफलताओं ने रिसर्चर्स के हौसले को कमजोर कर दिया था और इसीलिए 1960 से 1970 तक कोई भी कंपनी रिसर्च ऑपरेशन को फंडिंग करना नहीं चाहती थी और अब तक टाइटैनिक को डूबे हुए 65 साल गुजर चुके थे। इसके कुछ ही सालों के बाद साल 1977 में वुड्स होल ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट ओशियन मैपिंग के लिए एक नए इक्विपमेंट को डेवलप करता है, जिसकी टेस्टिंग का काम रॉबर्ट बेलार्ड को दिया जाता है। रॉबर्ट ने टाइटैनिक को ढूंढने के लिए डीप सी सैलिड वेसल शिप का इस्तेमाल किया, जो कि एक ड्रिलिंग शिप था जिसमें सोनार इक्विपमेंट और कैमरा ड्रिल पाइप के एंड में लगे हुए थे। रॉबर्ट ने जैसे ही इस पाइप को समंदर में उतारा तो कुछ ही देर के अंदर ही ड्रिलिंग पाइप बीच से ही टूट गया और उससे अटैच सभी महंगे इक्विपमेंट समंदर में ही समा गए। इस तरह टाइटैनिक को ढूंढने का रॉबर्ट बेलार्ड का ये प्रयास शुरू होते ही खत्म हो गया। इसके कुछ सालों के बाद टाइटैनिक को ढूंढने के लिए जैक ग्रिम नाम के ऑयल टाइकून सामने आते हैं, जो कि एक बड़े ही विचित्र इंसान थे जिन्होंने पहले भी बहुत सारी काल्पनिक रिसर्च पर खूब पैसा खर्च किया था। जैक ग्रिम ने टाइटैनिक को ढूंढने के लिए एक नए अभियान को शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को $3,30,000 डोनेट करके वहां के साइंटिफिक कंसल्टेंसी को हासिल की और साथ ही कुछ जरूरी इक्विपमेंट और उनके टेक्नीशियन को भी अपने इस मिशन में जोड़ लिया। जैक ग्रिम एक ऐसे इंसान थे जिनके साथ रहकर काम करना कोई मामूली काम नहीं था। उनके पागलपंती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब टाइटैनिक को ढूंढने के लिए रिसर्चर्स ने समुद्र में को देखना शुरू किया तो ग्रिम अपने साथ अपने पालतू बंदर को भी ले आए थे और उन्होंने सभी से कहा कि ये बंदर नक्शे के जिस जगह पर उंगली रख देगा टाइटैनिक को वहीं खोजा जाएगा। शुरुआत में तो साइंटिस्टों को ये बात मजाक लगता है, लेकिन जब ग्रिम अपनी इसी फालतू जिद पर अड़ जाते हैं तो रिसर्चर्स ग्रिम को बंदर या उन्हें चुनने का ऑप्शन देते हैं और ग्रिम भी होशियारी दिखाते हुए पहली फुर्सत में अपने पालतू बंदर को ही चुन लेते हैं। उनके इस पागलपन से नाराज होकर साइंटिस्टों ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन काफी मनाने के बाद साइंटिस्टों ने बंदर को पीछे छोड़ने पर ग्रिम के साथ दोबारा काम करने का फैसला किया। जिसके बाद ग्रिम और उनके साइंटिस्ट जुलाई 1980 में मार्क सोनार सिस्टम और मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल करते हुए टाइटैनिक को ढूंढना शुरू कर दिया। जहां सोनार सिस्टम का काम ओशियन फ्लोर की मैपिंग करना था, तो वही मैग्नेटोमीटर का काम ओशियन फ्लोर पर किसी मेटल को आइडेंटिफाई करना था। लेकिन मौसम खराबी के चलते इस काम को 3 हफ्तों के अंदर ही बंद करना पड़ा। लेकिन इस फेल्ड मिशन के बावजूद भी मार्क सोनार सिस्टम ने करीब 14 पॉसिबल टारगेट को आइडेंटिफाई कर लिया था, जहां टाइटैनिक को होने की उम्मीद जताई जा रही थी। इसके बाद जैक ग्रिम जुलाई 1981 और 1983 में अपनी टीम के साथ दोबारा उन 14 पॉसिबल टारगेट को सर्च करते हैं, लेकिन ग्रिम की टीम 3 प्रयासों के बाद भी टाइटैनिक को नहीं ढूंढ पाती। हालांकि कुछ सालों के बाद पता चला कि 1980 में ग्रिम का मार्क सोनार सिस्टम टाइटैनिक के ऊपर से गुजरा था, लेकिन वो उसे डिटेक्ट नहीं कर सका। 1912 में डूबा टाइटैनिक 70 सालों के बाद भी नहीं ढूंढा जा सका। लेकिन ओशियन खोजकर्ता रॉबर्ट बेलार्ड अभी टाइटैनिक को ढूंढने के लिए नए इक्विपमेंट बना रहे थे। रॉबर्ट एक ऐसी रोबोटिक मशीन बनाना चाहते थे जो ओशियन फ्लोर पर मूव करते हुए वहां की इमेज सेंड कर सके, लेकिन रॉबर्ट के लिए सारा काम अकेले का नहीं था, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती। इसीलिए रॉबर्ट ने 1982 में इसे बनाने के लिए यूएस नेवी का साथ लिया। नेवी को रॉबर्ट की इस टेक्नोलॉजी का आइडिया पसंद आया, लेकिन वो टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। नेवी ऑफिसर चाहते थे कि वो इस टेक्नोलॉजी के लिए पैसे तभी देंगे जब रॉबर्ट इसका इस्तेमाल नेवी के 2 मिसिंग न्यूक्लियर सबमरीन यूएसएस थ्रेसर और यूएसएस स्कॉर्पियन को खोजने के लिए करेंगे, जो कि पिछले कई सालों से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूबे हुए थे। यूएस नेवी ने रॉबर्ट से कहा कि अगर वो नेवी का काम समय से पहले कर देते हैं तो वो उसके बाद टाइटैनिक को भी ढूंढ सकते हैं। हालांकि नेवी ऑफिसर को भी शक था रॉबर्ट इतने कम समय में इतने सारे काम को एक साथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी रॉबर्ट हर शर्त को मानकर समझकर टेक्नोलॉजी को
में जुट गए और कुछ ही महीनों में उन्होंने एक नए मशीन को भी तैयार कर लिया। इस मशीन को आर्गो का नाम दिया गया। रॉबर्ट ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया था जिसे ओशन फ्लोर के सभी चीजों को कंट्रोल रूम से स्क्रीन पर साफ-साफ देखा जा सकता था। इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद साल 1984 में यूएस नेवी ने रॉबर्ट और उनकी टीम को अटलांटिक ओशन में सबमरीन रेकॉर्ड ढूंढने के मिशन पर भेज दिया। नेवी की डूबी हुई दोनों न्यूक्लियर सबमरीन के मलबे को ढूंढ लिया। रॉबर्ट का बनाया हुआ आर्गो यूएस नेवी के लिए तो कामयाब हो गया, लेकिन इस मिशन के दौरान रॉबर्ट को टाइटैनिक को खोजने के लिए कोई भी मौका नहीं मिल सका। लेकिन रॉबर्ट बेलार्ड को टाइटैनिक को खोजने का सही मौका तब मिला जब यूएस नेवी ने फिर से उन्हें 1985 में यूएसएस स्कॉर्पियन सबमरीन के मैपिंग के लिए दोबारा भेजा। और इस बार नेवी की तरफ से उन्हें ये भी छूट दी गई कि बचे हुए समय में वो टाइटैनिक को भी खोज सकते हैं। इसके बाद 22 अगस्त 1985 को रॉबर्ट नेवी का काम खत्म करके टाइटैनिक के सर्च ऑपरेशन में जुट गए। टाइटैनिक को खोजने के लिए इस मिशन को दो फेज में बांटा गया। फर्स्ट फेज में उनकी टीम को सर्च ऑपरेशन करके कुछ पॉसिबल टारगेट को पॉइंट करना था, तो वहीं सेकंड फेज में रॉबर्ट और उनकी टीम को उन पॉसिबल टारगेट को चेक करना था। सोनार का इस्तेमाल करते हुए टाइटैनिक की खोज शुरू कर दी गई, लेकिन 75% एरिया को स्कैन करने के बाद भी टाइटैनिक का पता नहीं चल सका। दिक्कत इस बात की थी कि रॉबर्ट के पास केवल 12 दिनों का ही समय बचा था और इतने कम दिनों में अगर वो टाइटैनिक को नहीं ढूंढ पाते हैं तो उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ सकता है। लास्ट के दिन रॉबर्ट ने प्लान बनाया कि वो टाइटैनिक के हल्क को ढूंढने के बजाय समंदर में टूटकर बिखरे हुए छोटे-छोटे टुकड़े को ढूंढना शुरू करेंगे। रॉबर्ट और उनकी टीम ने फिर से एक नया सर्च ऑपरेशन को शुरू किया जो कि ओशन फ्लोर पर मूव करते हुए वहां की लाइव वीडियो कंट्रोल रूम के स्क्रीन पर दिखा रहा था। 1 सितंबर 1985 की रात के करीब 1 बजे अचानक से आर्गो की नजर एक मैन मेड ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, जिसको देखते ही रॉबर्ट और उनकी टीम हैरान हो जाती है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं बल्कि टाइटैनिक का एक वायलर था। जिसके बाद धीरे-धीरे आर्गो आगे की तरफ मूव करता गया और कुछ ही देर के बाद टाइटैनिक का रैक भी दिखने लगा, जिसे देखते ही रॉबर्ट बेलार्ड की टीम का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि उनका मिशन अंतिम दिनों में आता ही कामयाब हो गया। रॉबर्ट बेलार्ड ने टाइटैनिक के डूबने के 73 सालों के बाद ढूंढकर इतिहास रच दिया और आज के टाइम में टाइटैनिक कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से करीब 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 12,450 फीट नीचे कई टुकड़ों में बिखरा पड़ा है। दो हिस्सों में बिखरे टाइटैनिक के दोनों टुकड़े एक दूसरे से 2000 फीट से भी ज्यादा दूरी पर मौजूद है और समंदर के खारे पानी और वहां मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया की वजह से जंग खा रहा है। साइंटिस्टों के अनुसार साल 2030 तक टाइटैनिक पूरी तरह से कोलैप्स होकर मिट्टी में मिल जाएगा। वेल, ये वीडियो कैसी लगी?